हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आचार्य करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, हम लोगों ने बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती का स्पेशल बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। 2 दिन पहले हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में सारी डिटेल्स की, कितनी क्या वैकेंसीज है, क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट में कितना क्या रोल रहने वाला है, उन सब की जानकारी हम लोगों ने पहले दे दी थी। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ऑल ओवर यानी पूरे भारत की सबसे बड़ी यानी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसीज इस बार आई है। तो इस बार मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी है। मैं आपको हिंदी करवा रही हूँ। कल आपकी, यदि आज आप पहली बार क्लास में आए हो तो कल आपकी एक पहले क्लास हो चुकी है, उसको देख लेना। बिल्कुल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बाकी कुछ गेस क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बार बार आपकी जो शिक्षक भर्ती में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाऊंगी। तो अच्छे से बने रहना है क्लास में, अच्छे से मेहनत करनी है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। इस बार हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बस तू थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आने वाला है। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपने हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही देखिए बहुत ही लेवल के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, अच्छे से मेहनत कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। वाक्य क्या है आपका, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ये आपका सेंटेंस है, उसमें आपको क्या देखना है, काल देखना है। सही काल वाला विकल्प कौन सा, फटाफट आंसर कीजिए साथ साथ। पहला आपका ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, दूसरा है आपका हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, तीसरा है आपका सामान्य वर्तमान काल और 4 नंबर है आपका आसन भूतकाल। आंसर कीजिए फटाफट। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, मेरी गाड़ी न छूटती। तो देखिए, जो लास्ट वाला जो वाक्य है यानी जो ये पार्ट है, तो मेरी गाड़ी न छूटती, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाले पे। यानी भूतकाल में जो कोई क्रिया हो रही है उस पे नेक्स्ट वाली जो क्रिया है वो डिपेंड कर रही है। इसका मतलब इसमें कौन सा काल होगा आपका, हेतु हेतु मदभूत काल। बात करें हेतु हेतु मदभूत काल के अर्थ की तो इसका अर्थ होता है कारण। इसमें जो पास्ट में जो क्रिया होती है, भूतकाल में जो क्रिया होती है, जैसे कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। देखिए, जैसे यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो यानी कि सफल जो पास्ट वाली क्रिया है उस पे सेकंड वाली क्रिया डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मदभूत काल। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण साथ में लिटरेचर के क्वेश्चन भी, यानी कि मैं हिंदी का आपको कंप्लीट सिलेबस कराने वाली हूँ। संपूर्ण सिलेबस से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सेलेक्ट करके आपके लिए लाई हूँ। तो देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है सोना, सोना का सोना, धेनु का धेनुए, छात्र का छात्रगण और आटा का आटे। अब देखिए, सोना है उसका वचन पूछा है, सोना एक वचन है और सोना उसका बहुवचन भी क्या बनता है, सेम बनता है। ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। धेनु का होता है धुनवे, क्या होता है, धुनवे। यहाँ पे पूछा क्या है, नहीं पूछा है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यदि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो यहाँ पे यदि आपने इतना पढ़ लिया कि वचन का कौन सा जोड़ा सही है, यदि नहीं पढ़ा तो आप 1 नंबर को टिक करोगे, वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को बड़े ही सतर्कता से पढ़ना है। अब देखिए, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, धेनु का धुनवे होता है, ये भी बिल्कुल सही है। छात्र का छात्रगण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आटा का आटे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आटा क्या है आपका, आटा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। आटा आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है, ये हमेशा ही क्या रहती है, एक वचन रहती है। ध्यान में रखना इस बात को। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा ही आपकी एक वचन रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है वो पुल्लिंग नहीं है।
कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है बचपन, वायु, समुद्र और कंबल। अब देखिए बचपन शब्द क्या पूछा गया है, पुल्लिंग पूछा गया है कि कौन सा इनमें पुल्लिंग नहीं है। तो बचपन जो आपका शब्द है वो आपका पुल्लिंग है बिल्कुल, समुद्र भी आपका पुल्लिंग है और कंबल भी आपका पुल्लिंग है, लेकिन वायु जो शब्द है वो क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वायु अपन को क्या लगती है, पुल्लिंग लगती है, लेकिन वायु क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान में रखना बचपन, समुद्र और कंबल ये तीनों जो शब्द है ये क्या है आपके पुल्लिंग शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द है वो क्रिया विशेषण है। देखिए वह एक सप्ताह बाद आया ये वाक्य है आपका, इसमें बताना आपको क्रिया विशेषण। बात करें क्रिया विशेषण की तो क्या होता है, वे शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए एक तो होता है आपका विशेषण, एक सबसे पहले बात करें विशेष्य होता है, सबसे पहले होता है विशेष्य, उसके बाद आता है विशेषण, उसके बाद आता है विशेषण, उसके बाद आता है प्रविशेषण। क्या आता है, प्रविशेषण। अब आप पूछोगे कि विशेष्य क्या होता है, देखिए संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें अपन विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं विशेष्य। आप देखिए विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इसकी विशेषता बताया मतलब विशेषण। अब आगे प्रविशेषण क्या होता है, बहुत बार देखिए बहुत कम है बच्चों को पता होता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेष्य की विशेषता विशेषण ने बताई, अब विशेषण की भी तो कोई विशेषता बताएगा ना, तो विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। सेम फंडा क्रिया पे लगेगा। देखिए क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य के करने या होने का बोध ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं अपन, क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो वाक्य में आपको क्या पूछा है, क्रिया विशेषण पूछा है। वाक्य है आपका वह एक सप्ताह बाद आया, यहाँ पे क्रिया क्या है, आया, आया आपकी क्या है क्रिया, क्योंकि आना क्या है एक क्रिया है। अब बात करें पहले ऑप्शन की, वह एक बाद और आया, यहाँ पे देखिए आया की विशेषता बता रहा है बाद, एक सप्ताह बाद आया, आने की विशेषता कौन बता रहा है, बाद। तो बाद क्या हो गया यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वे शब्द जिन पे लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, लिंग वचन और पुरुष काल, यानी पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको जोड़ देना है, जो नहीं पड़ता है वो पूछा है। तो पहला आपका ऑप्शन है क्रिया, दूसरा है अव्यय, तीसरा है विशेषण और 4 नंबर है संज्ञा। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। अब देखिए यदि किसी शब्द, कौन से, वे शब्द जिन पे प्रभाव लिंग वचन पुरुष काल का नहीं पड़ता है वो पूछा है, तो वो क्या होते हैं आपके अव्यय शब्द होते हैं। ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। विशेषण देखिए जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा और भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। बात करें इसके पार्ट की तो 3 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप। अब प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेरणार्थक क्रिया होती कौन सी है, जिसमें ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए क्या देता है, प्रेरणा देता है। क्या देता है, प्रेरणा देता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आई, वो मैं आपको खुद ने बता के आपको क्वेश्चन का आंसर देने की प्रेरणा देती हूँ कि आप लोग आंसर कीजिए। वो क्या होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है प्रेरणार्थक क्रिया है, उसका प्रथम रूप पूछा है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है जगाना, जागना का पूछा है, उसमें सेकंड है आपका जगवाना, तीसरा है जागवाना और 4 नंबर है जाग। अब देखिए जगाना, जो जागना शब्द होता है उसकी प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी बनेगी, जगाना। क्या बनेगी,
जगाना, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, उसे जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हो। अब देखिए द्वितीय क्या बनेगी आपकी, इसमें दो होती है, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वो क्या होती है आपकी जगवाना। ध्यान में रखना ये दो होते हैं, एक जगाना, जागना जो शब्द होता है उसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जगाना होती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जगवाना होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। कई बार देखिए सामान्य जो परिचय होता है टॉपिक का, उसकी परिभाषा से भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अपन है उसको इग्नोर कर देते हैं कि परिभाषा यानी डेफिनेशन से तो क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को। इजी जो क्वेश्चन है उनको भी साथ में लेके चलना है, साथ में जो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उनको भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो देखिए आधा मतलब पूरे के पूरे हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि सभी बच्चे एक ही लेवल के नहीं होते हैं, पूरी तरीके से फेल एग्जामिनर नहीं कर सकता। उसमें जो लो लेवल के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उसमें एग्जाम का जो ग्रेड होगा उस हिसाब से हाई लेवल के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके, क्रिया कहलाते हैं। काल समय होता है, विशेषण वो मैंने अभी अभी बताया ही था, विशेषण विशेष्य और पर्याविशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है देखिए, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, ये वाक्य दिया गया है, उसमें रेखांकित जो पद है उसका क्या पूछा गया है, विशेषण का कौन सा भेद है। सबसे पहले बात करें मनोरम शब्द की। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मनोरम है क्या, क्या है आपका विशेषण शब्द है। अब इसमें विशेषण का भी पार्ट पूछ लिया गया है, तो पहला आपका ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और 4 नंबर है आपका इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मनोरम ये तो पता चल गया कि आपको विशेषण है, अब दृश्य शब्द है वो क्या है ये भी पता होना चाहिए। दृश्य क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। अब कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो दृश्य बहुत ही मनोरम था यानी मनोरम विशेषण हो गया। अब मनोरम जो विशेषण है वो विशेषण का कौन सा पार्ट है, तो मनोरम विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है, क्योंकि दृश्य का वो क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। जैसे कि अच्छा हो गया, भला हो गया। देखिए जैसे वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, अच्छा लड़के की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और कैसी विशेषता बता रहा है, वो उसके गुण बता रहा है कि वो कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी गुणवाचक विशेषण बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है, कंठ का विशेषण क्या होगा। कंठ जो शब्द दिया गया है उसका आपको विशेषण पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है कंठी, दूसरा है काठी, तीसरा आपका कंठक, और 4 नंबर है आपका कंठे। देखिए जैसे जो ध्वनियां होती हैं, जैसे स्वर है, व्यंजन है, उनका उच्चारण स्थान के आधार पर भेद किए जाते हैं। देखिए जैसे कंठ हो गया, कंठ है उसकी जो बात करें विशेषण की, तो कंठ जो शब्द है उसका विशेषण बनेगा कंठे। क्या बनेगा, कंठे बनेगा। ऐसे ही तालु होता है, तालु का बनता है आपका तालव्य। क्या बनता है, तालव्य बनता है। देखिए जैसे ओष्ठ हो गया, ओष्ठ का क्या बनेगा, ओष्ठे। क्या बनेगा, ओष्ठे। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा, कंठ का विशेषण पूछा है, तो कंठ का विशेषण होगा कंठे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। पहला आपका ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 4 नंबर है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे वाक्य की बात करें, सबसे पहले बात करें कि इसमें कर्ता कौन है यानी सब्जेक्ट कौन है, तो लड़का यहाँ पे क्या है आपका कृता है। बात करें अच्छा, अच्छा क्या है यहाँ पे विशेषण है। क्यों, क्योंकि क्या बता रहा है, लड़के की क्या बता रहा है, अच्छा विशेषता बता रहा है, तो अच्छा यहाँ पे हो गया आपका विशेषण। बात करें बहुत अच्छा है, क्या है बहुत अच्छा है, तो मीन्स पर्याय विशेषण, क्योंकि अच्छे की भी विशेषता बता रहा है कौन, बहुत। तो बहुत क्या हो गया,
पर्याय विशेषण हो गया। अब क्या पूछा है, वह क्या है यहाँ पे, वह शब्द क्या रह गया यहाँ पे, क्योंकि कर्ता आपका लड़का आ गया, तो वह शब्द है वो क्या है यहाँ पे, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह बहुत अच्छा लड़का है। लड़के के लिए वह का क्या हुआ यहाँ पे, यूज हुआ, यानी निश्चय ही वह बहुत अच्छा लड़का है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, सर्वनाम पद पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है राधा, दूसरा है वह, सुंदर और विभीषण। अब एक एक ऑप्शन की बात करें तो देखिए, जैसे राधा हो गया, विभीषण हो गया, या फिर श्याम हो गया, राम हो गया, ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, कृता है, क्या है, कृता है। अब देखिए वह क्या है और सुंदर क्या है, सुंदर आपका विशेषण है, आपको पता चल रहा है कि जैसे कि आप बहुत सुंदर हो, आप क्या हो, बहुत सुंदर हो, वो क्या सुंदर क्या है, आपकी विशेषता बता रहा है, तो सुंदर हो गया आपका विशेषण। राधा और विभीषण आपकी संज्ञा हो गई, यानी कृता हो गया, क्या है, संज्ञा हो गई। बात करें वह की, वह क्या है यहाँ पे, सर्वनाम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, हथियार में कौन सी संज्ञा है, हथियार शब्द दिया गया है, उसमें आपकी संज्ञा पूछी गई है। पहला आपका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है गुणवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये क्या है, ये संज्ञा के पार्ट है। तो हथियार जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा हो गई आपकी, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब क्यों, हथियार देखिए जैसे किसी पर्सनल हथियार का नाम लेंगी तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन हथियार जो शब्द है उसमें आपकी जाति का बोध हो रहा है, यानी संपूर्ण जो हथियार हैं उनका कलेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए जैसे खेल शब्द है, बात करें खेल शब्द की, तो खेल में क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे आपके संपूर्ण जो खेल है, कोई भी खेल है, देखिए जैसे क्रिकेट हो गया, या फिर संपूर्ण जो खेल, जितने भी खेल खेले जाते हैं वो क्या आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन यदि किसी खेल विशेष का नाम ले दिया, क्या ले दिया, खेल विशेष का नाम ले दिया, देखिए जैसे क्रिकेट है उसमें, लेकिन उसमें क्या नहीं होगी, जातिवाचक नहीं होगी, उसमें क्या होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी खेल विशेष का नाम ले दिया। अब देखिए बहुत ही अच्छा, देखिए एक शब्द बताती हूँ, देखिए जैसे मीठा है, मिठाई शब्द की बात करें, मिठाई शब्द, अब आप बताइए मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है, मिठाई शब्द में भी खेल शब्द की तरह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ तक तो सेम मिल रहा है, जैसे कि खेल में था वैसे ही मिठाई में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग क्या है, जैसे अपन ने खेल विशेष का नाम लिखा है वहां पे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन ध्यान में रखना है किसी मिठाई विशेष के नाम में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। देखिए जैसे रसगुल्ला शब्द है, रसगुल्ला शब्द है, उसमें यदि अपन देखें क्रिकेट की तरह, यानी कि किसी पर्सनल मिठाई का नाम आ गया, लेकिन इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, ये ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रसगुल्ला जो शब्द है उसमें भी आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो हथियार शब्द में कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वाक्य आपका वह इनमें से एक को जानता है, ये आपका वाक्य है, इसमें आपको ये बताना है कि संज्ञा कहाँ पे है, संज्ञा के रूप में कौन सा जो वर्ड है उसको यूज किया गया है। पहला आपका ऑप्शन है वह इनमें और एक। अब देखिए इस वाक्य को बोलिए, वह इनमें से एक को जानता है। अब यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं, यदि देखिए मैं ऑप्शन उठाती हूँ एक ऑप्शन उठाती हूँ, वह इनमें से एक को जानता है, यदि एक के स्थान पे शाम लिखते हैं, शाम को लिखिए फिर वाक्य को बोलिए। यदि वाक्य में शाम शब्द जच रहा है, यानी शाम शब्द है वो रखने से यदि आपका सेंटेंस है वो शुद्ध है, शुद्ध हो रहा है, तो आपका वाक्य यानी आंसर वो एक हो जाएगा। देखिए वह इनमें से शाम को जानता है, किसको जानता है, शाम को जानता है, तो शाम जो शब्द है वो एक के स्थान पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बिल्कुल जच रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे एक है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया शब्द होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। ऐसे देखिए जो भी पूछा जाता है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो उसको जो पूछा उसके स्थान पे संज्ञा पूछिए, तो संज्ञा रख के देखो, यदि वो संज्ञा शब्द रखने से आपका वाक्य शुद्ध रह रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। पहला आपका ऑप्शन है कवित्री, दूसरा है कवित्री,
तीसरा है कवित्री और 4 नंबर है आपका कवित्री। अब देखिए कवि जो शब्द होता है जो कविताओं की रचना करता है उसे क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं। कवि क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है। बात करें कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, तो ध्यान में रखना है कवियत्री क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है। देखिए एक शब्द होता है रचयिता, रचयिता देखिए बहुत बार अपन देखिए अशुद्धि करते हैं, रचयिता लिखते हैं, बचपन से अपन रचयिता शब्द लिखते आ रहे हैं, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से रचयिता शब्द आपका शुद्ध नहीं होता है, रचयिता आपका शुद्ध शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। पहला आपका ऑप्शन है अंगना, चांद, आंख और अंक। अब देखिए बात करें अंगना शब्द की तो वो आपका बिल्कुल सही है। बात करें चांद शब्द की, चांद शब्द में देखिए क्या आती है, चंद्र बिंदु आती है, ध्यान में रखना ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि में कई बार पूछा जाता है। बात करें आंख शब्द की भी, ये भी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, सेम फंडा है इसमें भी, चांद वाला आंख में भी आपकी क्या लगेगी, चंद्र बिंदु लगेगी। अंक शब्द की बात करें तो अंक में आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, ये चंद्र बिंदु लगा दी गई, इसमें ये नहीं आएगी, अंक नहीं होता है, क्या होता है अंक होता है, क्या होता है अंक। तो अंगना जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल आपका शुद्ध है। चांद का चांद नहीं होता है, चांद होता है। आंख नहीं होता है, आंख होता है। अंक नहीं होता है, क्या होता है अंक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, माता पिता है वो दोनों प्रसन्न थे, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। देखिए माता और पिता के बीच में जो विराम चिन्ह लगा हुआ है उसकी पूछा है कि इसका क्या नाम है। पहला आपका ऑप्शन है अल्प विराम, दूसरा है आपका ऐदर्भ विराम, तीसरा है योजक चिन्ह और 4 नंबर है आपका निर्देशक चिन्ह। अब देखिए माता और पिता के बीच में देखिए जैसे माता पिता के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। बात करें थोड़ी सी समास की, योजक चिन्ह की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है योजक चिन्ह की द्वंद्व। देखिए बहुत बार पूछा जाता है योजक चिन्ह की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है, तो सीधा सीधा आपका आंसर होता है द्वंद्व समास। देखिए माता और पिता है, इसकी बात करें, इसके यदि समास विग्रह की बात करें तो और शब्द की यहाँ पे प्रधानता रहेगी, यानी माता और पिता द्वंद्व समास होता है। उसमें दोनों जो समास में देखिए 2 पद होते हैं, प्रथम पद होता है आपका द्वितीय पद यानी उत्तर पद होता है, उनमें द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होती है, कोई ना कोई संज्ञा होती है। यदि कोई शब्द दिया गया है उसमें आपको समास पूछा गया है, यदि उसमें समास पूछे और उसमें यदि दोनों पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद यदि दोनों में ही आपकी संज्ञा दी हुई है तो बिना सोचे समझे आपको द्वंद्व समास करके आना है, क्योंकि इसमें लगभग तो इसमें योजक चिन्ह की प्रधानता रहेगी, उस आधार पे आपकी पहचान हो जाएगी। बात करें एक तत्पुरुष समास आता है उसमें आपके कारकों की प्रधानता होती है, इसीलिए उसको कारकीय समास भी कहते हैं, क्योंकि उसमें करता है कर्म यानी जो भी आपके कारक चिन्ह है उनकी क्या होती है प्रधानता होती है, तो वो क्या होगा आपका तत्पुरुष होगा। बात करें कर्मधारिये की, यदि किसी शब्द की विशेषता बताई जा रही है, देखिए जैसे अच्छा हो गया बुरा हो गया, यानी 2 तो मैन उपसर्ग होते हैं उसमें सु और दू, सु और दू से युक्त जो कोई भी शब्द होता है उसमें आपका कर्मधारय समास होता है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, कर्मधारय जो समास है उसको क्या बोलते हैं, उसका एक अन्य नाम होता है जो बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, समानाधिकरण समास। समानाधिकरण समास ये किसका उपनाम है, ये कर्मधारय समास का उपनाम है, ध्यान में रखना है इसको, कर्मधारय समास का उपनाम है। तत्पुरुष का क्या है कारकीय समास होता है, कर्मधारय का समानाधिकरण समास होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, माता और पिता के बीच में जो योजक यानी जो चिन्ह लगा हुआ है उसका क्या नाम है, तो वो क्या है आपका योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा है वो अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है। अब देखिए विराम चिन्हों की बात करें तो अल्प विराम आपका ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है, अल्प विराम चिन्ह है, ये क्या है आपका अर्ध विराम है, क्या है अर्ध विराम है, ये क्या है आपका पूर्ण विराम है, क्या आ गया पूर्ण विराम आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, देखिए बात करें कुछ और विराम चिन्हों की, देखिए जैसे ये है, ये जो विराम चिन्ह है ये क्या होता है आपका लाघव चिन्ह होता है,
क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। जो ये चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति विराम चिन्ह। बात करें इसकी, जो ये लगाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक देखिए ये होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, ये नहीं होता, देख हाँ ये होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका नाम होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात करें इसकी तो ये देखिए आपका अभी अभी मैंने बताया अल्प विराम होता है, अल्प विराम होता है। ये आपका क्या होता है, अर्ध विराम होता है। ध्यान में रखना इन सभी को, अर्ध विराम होता है। जो ये होता है ये क्या होता है आपका, पूर्ण विराम होता है। ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है। क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष और ऊष्म। अब देखिए उत्क्षिप्त जो होता है वो कौन से व्यंजन होते हैं, सबसे पहले तो ड और ढ होता है, वो क्या है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अब पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण इन्हें नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो दिखने में इजी है, लेकिन देखिए आपका अभी गलत होगा, आप आंसर कीजिए फटाफट। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। पहला आपका ऑप्शन है 44, 33, 52 और 48। अब देखिए मुझे पता आप करोगे 44। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां पूछी गई है। यहाँ पे क्या पूछी है, वर्ण लिपियां पूछी है। तो देखिए 11 स्वर है आपके, 33 आपके व्यंजन है, इसके अलावा 4 आपके संयुक्ताक्षर हो गए। ये सब मिला के, सभी को मिला के पूछा गया है, ना कि स्वर और व्यंजन का कलेक्शन पूछा गया है। क्योंकि स्वर और व्यंजन तो टोटल 44 होते हैं, लेकिन यहाँ पे संयुक्ताक्षर और द्विव्यंजन उनको मिला के टोटल यहाँ पे कितने होंगे, 52। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे 44 नहीं सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछी है, कुल वर्ण लिपियां पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियां है, जैसे कंठ है उसका विशेषण क्या बना, कंठे बना। क्या बना, कंठे। तो कंठे ध्वनियां कौन सी है। पहला आपका ऑप्शन है पै, फै, बै, भै। दूसरा है य, ल, व। तीसरा है कै, ख, ग, घ। और 4 नंबर है आपका च, छ, ज और झ। अब देखिए बात करें पै, फै, बै और भै, ये कैसी ध्वनियां, ये ओष्ठ यानी ओष्ठ से बनी ओष्ठे ध्वनियां है। बात करें य, ल, व की, ये क्या है आपकी अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन है। बात करें कै, ख, ग की, ये क्या है आपकी कंठे ध्वनियां है, कंठे ध्वनियां। अब देखिए च, छ, झ क्या है आपकी तालु से निकलने वाली ध्वनियां है, और निकलने वाली ध्वनि है वो क्या कहलाती है, तालव्य कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा है यहाँ पे, कंठे ध्वनियां। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी की पहली श्रावक यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी। देखिए इसमें लिटरेचर है वो यानी साहित्य को भी सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन यानी रचनाएं होगी या फिर हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो संपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए हिंदी की पहली श्रावक यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी। पहला आपका ऑप्शन है 1930, 1947, 1931 और 1990। तो देखिए 14 मार्च 1931 को, 14 मार्च 1931 को हिंदी की पहली बोलती यानी श्रावक फिल्म कौन सी, आलम आरा प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले रिलीज हुई थी, वो कहाँ हुई थी, मुंबई के सिनेमा हॉल में सबसे पहले आई थी। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं। भूले बिसरे चित्र है उपन्यास दिया गया है, उसके लेखक पूछे गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है राजेंद्र यादव, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है यशपाल और 4 नंबर है आपका जैनेन्द्र कुमार। आंसर कीजिए फटाफट। देखिए भूले बिसरे जो उपन्यास है उसका लेखक है भगवती चरण। इसके अलावा बात करें पतन हो गया, आखिरी संवाद हो गया, ये भी क्या है भगवती चरण वर्मा के ही उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग
किसकी रचना है? पहला आपका ऑप्शन है गोपेश, दूसरा है आपका धर्मवीर भारती, तीसरा है जयप्रकाश भारती और 4 नंबर है शैलेश मटियानी। आंसर कीजिए। अंधा युग जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की ये रचना है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तो सीधे के सीधे पूछे जाएंगे, यदि रचना है तो उसका रचनाकार पूछ लिया गया, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है वहां से उठाए गए हैं कि ये क्वेश्चन आपके दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका, मैया मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति किसने लिखी है? मैया मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति किसने लिखी है? वैसे बात करें इस वाक्य की तो किससे संबंधित है ये? श्री कृष्ण से, यानी कृष्ण जी भगवान से संबंधित है। पहला आपका ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है तुलसीदास और 4 नंबर है नंददास। तो देखिए मैया मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति किसने लिखी है? सूरदास ने। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, बसई पक्षी बोलती बहुबाखा, करही हुतासु देखिए शाखा, प्रस्तुत जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए बात करें, पहला आपका ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है कबीर, तीसरा है जायसी और 4 नंबर है रामानंद। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी मलिक मोहम्मद जायसी है, उसकी क्या है ये रचना है। बात करें मलिक मोहम्मद जो जायसी है उसकी अन्य रचना की, तो एक होती है पद्मावत जो रचना है वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पूरे। मैंने हिंदी व्याकरण साथ में लिटरेचर के भी क्वेश्चन साथ में लेके आई हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में यानी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उनका ये कलेक्शन है। तो रोज ऐसे ही अपनी क्लास आती रहेंगी। एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है, ये अपनी दूसरी क्लास है। यदि पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके वो भी देख लेना और अच्छे से मेहनत कीजिए, लगे रहिए। ऐसे ही करियर बनाओ टीम आपके साथ बनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।